तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th सोशल साइंस मॉडल पेपर की। दोस्तों आज हम लोग करेंगे सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर के प्रश्न उत्तर को। और आज के इस वीडियो में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे यानी कि जो 1 नंबर टाइप्स क्वेश्चन बनेंगे उसे हम लोग करने का प्रयास करेंगे। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं, बात करते हैं आज का पहला प्रश्न की। दोस्तों सबसे पहला जो प्रश्न आप सभी के यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, जैव संसाधन का उदाहरण है। यहाँ पे बताना है दोस्तों कि ये जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे 4 ऑप्शन में से कौन सा जैव संसाधन का उदाहरण है। तो मनुष्य, जल, सूर्यताप, लौह अयस्क। तो यहाँ पे जैव संसाधन पूछा गया ना दोस्तों, ठीक है, जैव संसाधन। तो ये आपका सही से उत्तर दोस्तों मनुष्य हो जाएगा, ठीक है। बाकी बात यहाँ पे 3 ऑप्शन जैसे कि जल दिया है, सूर्यताप दिया है और लौह अयस्क। तो करेक्ट आंसर जो होता है दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर 1 देखने को मिलता है, जैव संसाधन मानव होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ऑप्शन 1 आपका सही सा उत्तर होता है। चलिए अब बात करेंगे दूसरा प्रश्न की। और यहाँ पे जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा, ठीक है, बंटवारा होना चाहिए। देखिए हमारे जो संसाधन, जो रिसोर्सेज है, इसको किस तरह से बांट के हम लोग रख सकते हैं। तो इन ऑप्शन में से बात करो दोस्तों, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि अमीर के हिसाब से, देखिए अमीर के हिसाब से, गरीब के हिसाब से हम संसाधनों को बांट सकते हैं क्या? नहीं बांट सकते दोस्तों, ठीक है। जैसे कि आप अमीर है तो क्या आप ज़्यादा यूज कीजिएगा पेट्रोल का, ऐसा नहीं है ना। गरीब है तो ज़्यादा यूज कीजिएगा, कम यूज कीजिएगा, ऐसा नहीं है। देखिए ऐसा भी हम लोग नहीं करेंगे, है ना। सरकार के हिसाब से क्या, ठीक है, और न्याय संगत के अनुसार, ठीक है। तो इसका सही से उत्तर होगा दोस्तों न्याय संगत के अनुसार, यानी कि इतना यूज करना है संसाधन का जिसमें सभी का न्याय हो। ऐसा नहीं कि गरीब है तो आप कुछ भी यूज नहीं कीजिएगा और अमीर है तो सब सारा संसाधन आप खत्म कर दीजिए, है ना। चला चला के पेट्रोल खत्म कर दीजिए, गाड़ी चला के तो कोयला जला के खत्म कर दीजिए, ऐसा नहीं करना है। जो न्यायिक हो, जो न्याय संगत हो, वो होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन जो डी दिख रहा है आप सभी का, वो आपका सही सा उत्तर होना दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब बात करेंगे तीसरा प्रश्न की। और तीसरा जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है। तो देखिए जो निकोबारी जो कबूतर होता है दोस्तों वो स्थानीय जातियों में होती है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है दोस्तों, स्थानिक जाति, वो आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों, ठीक है, स्थानिक जातियाँ। तो अब बात करेंगे चौथा प्रश्न की। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है, गलत बताना दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन में पहला लिखा हुआ कि महानदी हीराकुंड परियोजना, ये सही है दोस्तों। जो टांका जिसको भूमिगत जल स्रोत, हाँ दोस्तों टांका भूमिगत जल स्रोत जिसको रोका जाता है, रखा जाता है। फिर तीसरा जो यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि, ठीक है, इल्तुतमिश हौज खास, ये भी सही है। लेकिन चौथा जो ऑप्शन यहाँ पे आपका दिया है दोस्तों कि गंगा, ठीक है, भाखड़ा नंगल परियोजना, इसके तहत नहीं हुआ। तो ये आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ये इसमें मैच नहीं कर रहा है। तो वो आपका ऑप्शन 4 सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको ऑप्शन डी को लगाना है, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे पांचवा प्रश्न की। और पांचवा जो प्रश्न यहाँ पे आप सभी का पूछा गया दोस्तों कि रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। आपको पता है दोस्तों रबी फसल, ठीक है, खरीफ फसल, जायद फसल, सभी के बारे में हमको पता है। तो रबी जो फसल है ना दोस्तों वो किस ऋतु में बोया जाता है, वो प्रश्न पूछा गया। तो आप सभी को पता है ये शीत ऋतु में बोया जाता है रबी फसल। तो ये आपका सही सा उत्तर ऑप्शन नंबर बी होता है दोस्तों, है ना। चलिए तो अब बात करेंगे छठा प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है ना। जो चाय जो है वो किस प्रकार का कृषि का उदाहरण है वो आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ, जीवन निर्वाह कृषि, आरंभिक कृषि, रोपण कृषि या झूमन कृषि। देखिए तो देखिए चाय जो है ना दोस्तों रोपण कृषि होगा। क्या होगा दोस्तों? रोपण कृषि, ऑप्शन नंबर सी। रोपण कृषि ऐसे कृषि होते हैं जिसको मुख्य उसका जो उद्देश्य होता है वो व्यापार के लिए होता है, ठीक है, जिसको हम लोग लगाते हैं व्यापार के लिए। जैसे रबड़ हो गया, कॉफ़ी हो गया, चाय हो गया, गन्ना हो गया, सब हम लोग विशेषकर उसको बेचने के लिए करते हैं, है ना। तो चाय ये आपका रोपण कृषि में होगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो रोपण कृषि का अगर पूछा जाए उदाहरण तो आप बोल सकते हो जिसको व्यापार के लिए किया जाता हो, ठीक है। तो चाय हम लोग ज़्यादातर लगाते हैं व्यापार के लिए। तो ऑप्शन जो 3 दिख रहा है वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, है ना। चलिए अब बात करेंगे 7वां प्रश्न की। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि झारखंड के गुआ और नोआ मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि झारखंड के अंतर्गत एक आता है गुआ और नोआ मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 लौह अयस्क दोस्तों, है ना। चलिए अब बात करेंगे 8वां प्रश्न की। और यहाँ पे जो प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका, ठीक है, परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। तो किनका जो परिवहन है वो पाइपलाइन द्वारा होता है।
तो देखिए पानी का भी पाइपलाइन द्वारा होता है ना दोस्तों, हाँ ये सही से उत्तर होगा। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ कि कच्चा तेल, हाँ दोस्तों कच्चा तेल भी हो जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ आपका पेट्रोल, ठीक है पेट्रोलियम पदार्थ, ये भी होगा। यानी कि उपरोक्त सभी, ये सभी के सभी आपका सही सा उत्तर हो दोस्तों। तो ऑप्शन जो 4 दिख रहा है उपरोक्त सभी, वो आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों, 8 का ऑप्शन नंबर 4। तो अब बात करेंगे दोस्तों नौवां प्रश्न की। नौवां जो प्रश्न पूछा गया कि हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 8 में है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन जो 1 दिख रहा है वो सही सा उत्तर है दोस्तों, 8वीं अनुसूची। अब बात करेंगे 12वां प्रश्न की। 12वां जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है? देखिए भारत के राज्यों में अगर मैं बात करूँ तो विधानसभा की, तो महिलाओं में जो प्रतिनिधित्व है ना वो 5% से कम होगा दोस्तों। यहाँ पे 5%, 4%, 14%। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 5% से भी कम है दोस्तों, है ना। तो 5% से भी कम आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ज़्यादा वो नहीं है महिलाओं में। चलिए अब 13वां जो प्रश्न यहाँ पे पूछ लिया गया है कि इनमें से कौन से देश में, ठीक है, द्विदलीय व्यवस्था है? तो वो कौन सा देश है जिसमें दो दलीय व्यवस्था है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, वो अमेरिका हो जाएगा दोस्तों। तो 13 का जो ऑप्शन दो दिख रहा है आप सभी का, बी दिख रहा है अमेरिका, वो आपका करेक्ट आंसर होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 14 प्रश्न में बात करूँ, और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया आप सभी का कि नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया? इससे पहले देखिए नेपाल में राजतंत्र चलता था, तो इसको कब समाप्त किया गया दोस्तों? आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर राजतंत्र हुआ करता था, ठीक है। तो ये जो समाप्त किया गया था सन 1908 में किया गया है दोस्तों। तो ऑप्शन दो यहाँ पे 2 दिख रहा है, सॉरी 1908 बोले 2008। तो ऑप्शन जो 2 यहाँ पे देखने को मिलता है बी 2008, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, है ना, 2008। अब बात करेंगे 15वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि बोलिविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था? दोस्तों ये जो संगठन है वो फेडेको है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 1 दिख रहा है फेडेको, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ठीक है। फेडेको एक किसानों का संगठन है दोस्तों, और बोलिविया में ये अगुवाई किया था, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे 16वां प्रश्न को, और जो प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि केरल में, ठीक है, शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण क्या है, इसे बताना है। देखिए केरल में जो शिशु मृत्यु दर है, यानी कि बच्चों की जो मृत्यु होने की जो संख्या है वो कम है, इसके पीछे का कारण क्या है? वहाँ पे बच्चे कम क्यों नहीं मरते अन्य राज्यों के मुताबिक? तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, यहाँ की जो है ना शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी, ठीक है, मौलिक सुविधाओं का पर्याप्त उपलब्धता। देखिए जिस क्षेत्र में अगर शिक्षा हो, स्वास्थ्य की सुविधा हो, वहाँ के बच्चे बहुत ही कम बीमार पड़ते होंगे, है ना। और उसमें नॉलेज आ जाता है कि नहीं क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इसीलिए साक्षर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और वहाँ का जो साक्षरता है बहुत अच्छा है, जिस कारण से वहाँ की जो शिशु मृत्यु दर है वो कम है, ठीक है। तो वहाँ शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस प्रकार से सुविधाएं हैं, जिस कारण से ये कम है दोस्तों, है ना। तो अगर बच्चा शिक्षित हो जाए तो अच्छा नहीं रहेगा, तो कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे मौलिक सुविधाओं को की पर्याप्त उपलब्धता। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को कुछ हो जाए, अब हॉस्पिटल है बहुत दूर, फ़ोन कीजिए तो हॉस्पिटल वाला आएगा 1 घंटा 2 घंटा बाद, तो ऐसे होता है ना। तो इस कारण से होता है, तो वहाँ पे अच्छी व्यवस्था है जिस कारण से कम होते होंगे। चलिए तो अब बात करेंगे 17वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो संगठित क्षेत्र में नियोजित किसे कहा जा सकता है? मजदूर, यहाँ पे कृषि मजदूर है, बहुराष्ट्र कंपनी का स्थानीय कर्मचारी है, फिर ऑप्शन में लघु उद्योग के श्रमिक, और ठीक है कबाड़ी वाला। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, तो ऑप्शन जो 2 देखने को मिलता है आप सभी का, बहुराष्ट्र कंपनी का स्थायी कर्मचारी, वो आपका यहाँ पे नियोजित कहा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो बहुराष्ट्र कंपनी का स्थायी कर्मचारी, क्लियर ना। चलिए अब आगे प्रश्न देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न आप सभी का पूछा गया है कि रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, निम्न में से कौन सा उपाय किए जा सकते हैं? तो रोजगार का अवसर उत्पन्न करने के लिए क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया जैसे कि सिंचाई की सुविधा में वृद्धि दोस्तों, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण में कमाई इकाई की स्थापना। तो देखिए जैसे कि इस ऑप्शन में बात करो दोस्तों, तो अगर हम सभी को रोजगार में बढ़ोतरी करना है, इसके अवसर में ठीक है और भी अधिक बढ़ावा देना है, तो इसके लिए क्या उपाय है? इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों कि सबसे पहला तो हम लोग एक सिंचाई में वृद्धि कर सकते हैं, चलिए ये भी सही है। दूसरा आपका विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, हाँ दोस्तों अगर विद्यालय और अस्पताल ये कर देते हैं तो वहाँ पे टीचर्स जाएंगे, डॉक्टर्स जाएंगे, तो ये भी यहाँ पे होगा दोस्तों,
ठीक है, और 3 भी। तो यानी कि टोटल मिला के बात करूँ तो ऑप्शन में आपको जो 2 यहाँ 3 दिख रहा है आप सभी का, सॉरी 4 दिख रहा है, 1 2 3 ये सभी के सभी आपका सही सा उत्तर होता है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 दिख रहा है, 4 डी डी 1 2 3 ये सभी आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑल ऑफ दिस। चलिए, उपयुक्त सभी, यहाँ पे सभी लिखना होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे लिख दिया है 1 2 3, तो आप लोग भी टिक मारिएगा 1 2 3 को, ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 18 का सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, डी। चलिए आगे देखेंगे 19वां प्रश्न को, और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से, ठीक है, करेंसी नोट जारी करती है। तो करेंसी जो नोट जारी करती है दोस्तों वो आपको बताना है। तो आपको पता ही है दोस्तों, आपको आप भी अपना पॉकेट से निकाल के देखिए पैसा में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा रहता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, है ना। तो यहाँ पे सही सा उत्तर होगा दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दोस्तों, है ना। तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, तो याद रखिए दोस्तों कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे 20वां प्रश्न को, और यहाँ पे जो प्रश्न यहाँ पे पूछा गया, जैसे कि यहाँ पे कि राम और श्याम दो छोटे किसान हैं। देखिए, दो किसान हैं, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है, जिन्होंने अलग अलग, ठीक है, स्रोतों से, एक ने क्या किया है कि 20,000 रुपये का कर्ज लिया, और राम ने 1.5% ब्याज प्रतिमाह के दर से व्यापारी से कर्ज लिया है, जबकि श्याम ने क्या किया, यही कर्ज बैंक से 8% ब्याज पर लिया है। तो उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा आपका सही है वो आपका सही से बताना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इन ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 आपको देखने को मिलता है, राम की हालत ज़्यादा खराब है। क्यों? क्योंकि वहाँ ज़्यादा ब्याज देने हो रहे हैं। ठीक है, तो श्याम क्यों नहीं? श्याम क्योंकि वो बैंक से लिया है ना भैया, और यहाँ पे क्या होता है कि किसी व्यक्ति से आप लिए हैं इसलिए इसको ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, और यहाँ पे वो कम हो रहा होगा श्याम का। क्यों? क्योंकि वो बैंक वालों से लिया है ना। चलिए, अब बैंक में क्या होता है, जो बना हुआ वही होगा, और वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा भी कम भी जैसा आदमी देख के वो लोग लेता होगा, है ना। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो 3 दिख रहा है, राम की हालत ज़्यादा खराब है, ठीक है, और श्याम की अच्छा है। अब राम की हालत क्यों है? क्योंकि वो ज़्यादा बाजार लग रहा है, आप लोग देख लीजिए। ठीक है ना। चलिए आगे जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया दोस्तों 21वां नंबर, कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार यानी कि RTI नामक कानून कब लागू किया? दोस्तों RTI जो लागू किया गया था वो 2005 में किया गया था। तो अक्टूबर 2005 आप बोल सकते दोस्तों, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार यानी कि RTI का जो किया था लागू, वो अक्टूबर 2005। ठीक है, वो डेट याद नहीं आ रहा लेकिन अक्टूबर 2005 आपका होगा दोस्तों। क्लियर ना। चलिए अभी देखेंगे 22वां प्रश्न को, और यहाँ पे जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया कि भारत सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो भारत सरकार द्वारा जो अवरोध या तो प्रतिबंध है इसको हटाने की जो क्रिया है दोस्तों वो उदारीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? उदारीकरण। तो यहाँ पे आपको 3 देखने को मिलेगा दोस्तों उदारीकरण, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बात करेंगे 23वां प्रश्न की, पूछा जा रहा है कि अनसर्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? दोस्तों अनसर्ट रेनन जो थे ना वो फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांस के लेखक, दार्शनिक और वो एक इतिहासकार थे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन जो 3 आपको देखने को मिलता है फ्रांसीसी, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, इतिहासकार थे, लेखक थे, विद्वान थे। ठीक है, तो ये आपका सही सा उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा दोस्तों। क्लियर। तो चलिए अब बात करेंगे अगला प्रश्न की, और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो सभी को पता है दोस्तों जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी जुलाई सन 1789 में हुआ था। ठीक है, 17 जुलाई 17 ठीक है 89 में हुआ था। तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 1 देखने को मिलता है 1789, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए कितना 14 जुलाई था ना, 14 जुलाई 1789। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है दोस्तों, है ना। चलिए अभी देखेंगे हम लोग 25वां प्रश्न की, तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि यंग इटली, ठीक है, यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? दोस्तों यंग इटली के जो संस्थापक माने जाते हैं वो जेसीपी मैथेसनी जी हैं। तो ऑप्शन जो 3 आपको देखने को मिलता है जेसीपी मैथेसनी, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार प्रश्न पूछे हैं तो इसको आप लोग ध्यान से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 26वां प्रश्न की बात करूं, और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो आपको पता है दोस्तों महात्मा गांधी जो गए थे दक्षिण अफ्रीका, तो वहाँ से वापस कब लौटे थे? तो आपको पता होना चाहिए जनवरी सन 1915 में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन जो फर्स्ट आपको देखने को मिलता है 1915, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, 26 का ऑप्शन नंबर 1। अब मैं बात करूँ 27वां प्रश्न की, और यहाँ पे जो प्रश्न आप सभी का पूछा गया कि पूना पैक्ट जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? देखिए पूना जो पैक्ट हुआ था दोस्तों सन
31-32 में हुआ था। ठीक है, तो ये जो है ना भीमराव अंबेडकर और किसके बीच हुआ था वो आपको बताना है। तो देखिए ये जो है ना पुनापेक्ट भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 4 आपको देखने को मिलता है, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 28वां प्रश्न पूछा गया कि 1890 के दशक में, ठीक है, रेंडर पेस्ट नामक जो एक बीमारी आई थी वो किस देश में बहुत तेज़ी से फैली दोस्तों। ठीक है, तो सन 1890 में जो रेंडर पेस्ट है, ठीक है, रेंडर पेस्ट नाम के एक बीमारी आया था, वो जो है ना वो किस देश में, ठीक है, बहुत तेज़ी से फैलने लगा दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ जैसे कि अमेरिका, है ना, फिर अफ्रीका, जापान। तो ये ऑप्शन में अगर बात करूँ तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी देखने को मिलता है अफ्रीका, वो आपका करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, अफ्रीका में तेज़ी से फैल रहा था। तो ऑप्शन जो 2 दिख रहा है अफ्रीका, वो क्लियर हो जाता है। अब मैं बात करूँ अगला प्रश्न की, और देखिए जितने भी छात्र छात्र हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लें और चैनल से जुड़े रहें। इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियो बनाया हुआ है, जैसे कि इंग्लिश का भी मॉडल पेपर आया हुआ है, उसका भी वीडियो बना दिया है। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हो चैनल पर जाके। अगला प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे पूछा जा रहा है आप सभी का कि निम्नलिखित में से कौन देश, ठीक है, मित्र राष्ट्र के पाले में थे। देखिए जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, यानी कि दूसरा जो विश्व युद्ध हो रहा था, उस समय जो पूरा विश्व 2 खेमों में बट गया था, एक तो आपका मित्र राष्ट्र, एक आपका ध्रुव राष्ट्र। तो यहाँ पे पूछा गया कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे। ठीक है, तो देखिए मित्र राष्ट्र में अगर बात करूँ दोस्तों, तो मित्र राष्ट्र में आपका ब्रिटेन आ जाएगा इन ऑप्शन में से। ठीक है, तो ब्रिटेन आपका सही से होता है, जैसे ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, सोवियत संघ हो गया, ये कुछ थे। तो आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 3 दिख रहा है ब्रिटेन, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों, ये आपका इन ऑप्शन में से। चलिए बाकी मैं बात करूँ अगला प्रश्न की, और आज का अंतिम प्रश्न, आखिरी प्रश्न, 30वां प्रश्न की। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव को लाएंगे। अभी तक तो जो 1 नंबर टाइप्स का है वो देख रहे थे, इसके बाद हम लोग फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे दूसरे ए के साथ। तो अभी हम लोग आखिरी प्रश्न देखते हैं। पूछा जा रहा है कि, ठीक है, स्पेनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी। दोस्तों जो स्पेनिंग जेनी मशीन है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जेम्स हारग्रीव्स द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन जो 3 आपको देखने को मिलता है जेम्स हारग्रीव्स, वो आपका सही सा उत्तर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो इसी प्रकार से आपका जो 1 से लेकर 30 तक के प्रश्न बन रहे थे वो आपका हो जाता है। इसके बाद हम लोग और भी जो सब्जेक्टिव है उसका वीडियो बनेगा। और भी अगर चाहते हैं कि नहीं कि एसएसटी का आप पूरा कंप्लीट करवाइए, चैप्टर वाइज करवाइए, तो आप लोग सिर्फ कमेंट कीजिए, बस इसी में मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग एक्टिव हैं। अगर आप लोग एक्टिव हैं तो मैं वीडियो आप लोग डालूंगा। ठीक है, आपको टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि फिर कक्षा 12वीं है ना, तो मैं उसको लेकर चलूँगा। अगर आप लोग करते हैं कमेंट वगैरह, आप लोग लाइक करते हैं, तो मैं अवश्य बनाऊंगा। अपने मित्रों को शेयर कीजिए, व्यू आने लगेगा तो मैं समझ जाऊँगा कि नहीं आप लोग देखना चाहते हैं मेरे वीडियो को, है ना। तो ये हो गया आपका, और इंग्लिश का देख सकते हो और भी विषय का देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से अच्छे से पढ़िए। और अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो भी आप वहाँ पे फॉलो वगैरह कर सकते हो। तो इसी प्रकार से अच्छे से पढ़े दोस्तों, ध्यानपूर्वक। ठीक है, दूसरी वीडियो मिलता है। जय हिंद, जय भारत।